इंपॉर्टेंस रखती है, और जो लोग मार्केट के जानकार हैं वो एक चीज जानते होंगे, मार्केट में दो तरीके के एनालिसिस होती है। एक टेक्निकल एनालिसिस जिसमें हम लोग चार्ट वगैरह देखते हैं, और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो जो अच्छे ट्रेडर हैं उनको ये बात पक्के तौर पे पता है भैया कि अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है तो टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट भी उसका बढ़िया रहता है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही मजेदार इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को लेकर, जो होने जा रहा है आईपीओ। आई गेस आईपीओ तो आपने सुना ही होगा क्या होता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही क्रूशल नया नाम आ गया है जिसका नाम है एसएमई आईपीओ। मौजूदा समय में आईपीओ का एक बाढ़ आ चुका है मार्केट में, और हर कोई उसमें मुनाफा कमाने में लगा हुआ है। लेकिन इस सेगमेंट में हम लोग पर्टिकुलर हिस्से की बात करेंगे जिसका नाम होने जा रहा है एसएमई आईपीओ, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है। तो इस मुद्दे पे जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास आता है एसएमई आईपीओ, और उसमें हम खोजेंगे क्या सच में एसएमई आईपीओ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है या नहीं। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, हमें जानना पड़ेगा कि एसएमई आईपीओ होता क्या है, और उसके कुछ फैक्ट शीट्स को हम देखेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्या सच में ये हमारे लिए गेम चेंजिंग पार्ट हो सकता है या नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपके सामने एक करंट चार्ट रखा गया है, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से एसएमई आईपीओ लॉन्च होना शुरू हुए हिंदुस्तान में, सन 2012 से इसकी शुरुआत हुई। तब से लेके हमारे देश में अभी तक में स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से ग्रो किया है। स्टार्टअप कल्चर मतलब नए नए बिजनेसेस का मार्केट में आना। तो नए बिजनेस का मार्केट में आना मतलब है कि उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए फंडिंग एंड कैपिटल। तो हमें ये पता है दैट बेसिकली जब हम लोग आईपीओ में आते हैं या कोई कंपनी आईपीओ में आती है तो उसका एक मेजर पर्पस होता है कि मार्केट से फंड लेकर अपने बिजनेस को ग्रो करना। तो 2012 में हमने देखा कि 14 आईपीओ आए थे पूरे साल में, और जब हम डेटा को चेक करते हैं अपने पास तो 2017 से इसमें आया एक रेवोल्यूशन। 133 आईपीओ, 141, 107, लगातार तीनों साल हमें सेंचुरीज देखने को मिली। एक 2020 में कोविड का दौर था, कई सारे बिजनेस खत्म हुए, कई सारे नए बिजनेसेस आए, लेकिन उसमें भी कुछ बड़े चैलेंजिंग प्लेयर्स थे हमारे, जिन्होंने हाफ सेंचुरी मारने की कोशिश करी। देन 2021 अगेन कोविड ईयर, और 2022 से फिर से दुनिया अपने रंगत में वापस आई और हमें देखने को मिला 160 नई कंपनियां मार्केट में, और 2023 में आए 197 आईपीओ, और 2024 में छप्पड़ फाड़ रिकॉर्ड तोड़ाया, हमारे पास 243 आईपीओ मार्केट में आ चुके थे। और अगर हम लोग इस नीचे दिए गए डेटा को देखें तो 2023 में टोटल 2043 आईपीओ आए, जिसमें से 220 आईपीओ प्रॉफिटेबल रहे। तो ऑब्वियसली डेटा कह रहा है तो सच ही होगा कि आईपीओज में, यानी स्पेशली एसएमई आईपीओज में हमारे पास प्रॉफिट करने का मौका बनता है। तो एसएमई आईपीओ बेसिकली हैं क्या, उसका मतलब क्या है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक बहुत ही क्लियर एजेंडे में हम लोग पहुंचेंगे। इस लेक्चर को मैंने बहुत सिंपल क्लियर रखने की कोशिश करी है। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर डालें, मैं उस डाउट को क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एसएमई दैट स्टैंड्स फॉर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि जो ग्रोइंग कंपनियां हैं जिनका बहुत छोटा सा बजट है, अभी जस्ट ग्रो कर रहे हैं, उनको एक ठीक ठाक कैपिटल चाहिए होता है। तो भारत सरकार को लगा कि नहीं, हमें इनको एक मौका देना चाहिए, तो इनको वो लेके आए और एसएमई आईपीओ का एक सेगमेंट बनाया। Then when a small company sells shares to public to raise funds, because we know that major purpose of IPO is to raise funds, उसका नाम ही है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक के लिए लाया गया एक ऑफर। तो इसमें कौन आता है भाई, इसमें आता है लिस्टेड एसएमई, ध्यान दीजिएगा, लिस्टेड एसएमई, बीएसई के अंदर जो एसएमई आया है, और या फिर एनएससी में जो ये छोटी कंपनियां लिस्ट होती हैं उनको कहा जाता है एनएससी इमर्ज में लिस्ट हुई है। तो ये बेसिकली जो क्लीन प्लेटफॉर्म है बीएसई का, इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें डायरेक्टली ये लिस्ट होने नहीं आती, ये लिस्ट होती है एनएससी इमर्ज में और लिस्ट होती है बीएसई एसएमई सेगमेंट में। ठीक है,
तो इसमें ये लिस्ट होती है, ना कि डायरेक्ट हमारे एक्सचेंज में लिस्ट हो रही हैं। सो नॉट लिस्टेड डायरेक्टली ऑन मेन स्टॉक एक्सचेंजेस। क्लियर है? डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुआ है। तो छोटी कंपनियों के लिए लाई गई आईपीओ द्वारा एक कैपिटल रेज करने की अपॉर्चुनिटी है, एसएमई आईपीओज that we can see in BSE SME segment, and the same company can list itself in a NSE under NSE emerge। ठीक, अब जो मेन बोर्डिंग या फिर रेगुलर कंपनी के आईपीओज हैं उनमें और इसमें एक क्या बेसिक सा डिफरेंस हमें दिखाई पड़ता है। वैसे लिस्ट तो काफी लंबी है डिफरेंसेस की, लेकिन इसमें जो मोटा मोटी मेन पॉइंट्स है वही सामने रखे गए हैं जिससे आपको एक क्लियर व्यू मिल सके। तो एसएमई आईपीओज का देयर आर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और जब हम बात करते हैं मेन बोर्ड यानी कि जो कंपनी डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में यानी एनएससी और बीएससी में लिस्ट हो रहे हैं डायरेक्टली, दो लार्ज कॉर्पोरेट्स। ठीक है, तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? बीएससी एमर्ज, बीएससी एसएमई एंड एनएससी एमर्ज प्लेटफॉर्म पे ये लिस्टेड हो रही हैं, और ये बीएससी एंड एनएससी में डायरेक्टली ऑनबोर्ड होने की कोशिश करती है। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप जब भी चेक करोगे तो आप देखेंगे 1.2 लाख से लेके 2 लाख तक का इनका लॉट साइज रहता है नॉर्मली। ठीक है, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स हैं एसएमई सेगमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड जब हम एक ठीक ठाक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसमें हमारा लॉट साइज होता है रिटेलर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14 से 15 हजार का इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं। देन कंप्लायंसेस की बात करें तो थोड़ा सा रिलैक्स एनवायरनमेंट है, थोड़ी सी सेबी की तरफ से इनको छूट दी जाती है, लेकिन जब कोई बड़ी कंपनियां आ रही होती है मार्केट में लिस्ट होने के लिए, इनके साथ सेबी के नॉर्म्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। लिक्विडिटी इसमें लो होती है, जबकि अच्छी क्वालिटी की कंपनी में लिक्विडिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, यानी लिक्विडिटी बोले तो बाई सेल की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये एक हम लोगों ने देखा कि क्या डिफरेंसेस हैं या इनके अंदर क्या बेसिक से हमारे पास डिफरेंसेस मिल रहे हैं, हमने इसको समझाया। देन अगला सवाल आता है इसमें इन्वेस्ट कर कौन सकता है, क्या एलिजिबिलिटीज हैं इसके पास। देखो भैया, इंडिया में ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आपके पास सिंसियरिटी होनी चाहिए, यही सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी है टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स और टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट। देन आता है आप के पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट का एप्लीकेशन मिनिमम 1.2 लाख टू 2 लाख होता है। अगर ये कैपिटल आपके पास है देन यू मस्ट गो फॉर इट। अगर आपके पास ये कैपिटल नहीं है देन यू शुड गो फॉर दैट रेगुलर आईपीओस, जिसमें आप 14,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देन ओपन किसके लिए है? ओपन टू रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआईज एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको कि हम लोग नॉर्मली क्यूआईबीज भी बोलते हैं। इन सभी के लिए ओपन है। जहां मिले मौका मार दो वहीं पे चौका, तो जहां मिलेगा इन सबको मौका, ये सारे प्लेयर वहां पे चौका मारने के लिए रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे हायर टिकट साइज है, जो मेरे भी कहने का मतलब था। अगर आप रेगुलर आईपीओज में जाते हैं तो आप वहां पे 14 to 15 के से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और जहां आप 2 लाख के आसपास या 2 लाख से ऊपर जाते हैं तो आप आ जाते हैं भैया एचएनआई की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये एक आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि बात इसमें क्या कही गई है कि कौन कौन और किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन कुछ केस स्टडीज भी देखते हैं। क्या हर बार ये सही साबित होगा? क्या हमेशा ऐसा होगा कि सारे आईपीओ अच्छे चले? तो भाई सवेरा और अंधेरा भैया साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा। और आपके सामने टीवी में ऐड भी आता है कि सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। उस सब्जेक्ट टू रिस्क को देखना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो हमारे पास कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं, पॉजिटिव होप्स देते हैं। जैसे आरके स्वामी लिमिटेड, ये एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन्स के साथ ओपन हुई थी। द्रोणाचार्य एरियल, ये 54 आईपीओ के साथ रुपीज आईपीओ के साथ ओपन हुआ था और 102 का लिस्टिंग इसने दिया था। सैलानी टूर्स एंड ट्रैवल्स हमारे पास एक नाम शामिल है, जिसमें हमने देखा कि 15 रुपए का आईपीओ था और लिस्टिंग हो गई 30 रुपए की। तो अच्छा खासा रिटर्न लोगों ने यहाँ पे बुक किया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कुछ सुखद एहसास जीवन के जो हम लोगों ने अच्छे आईपीओ के साथ पाए, जबकि कुछ नाकामयाब एग्जांपल्स भी हमारे पास है। जैसे हम लोग बिजोटिक कमर्शियल लिमिटेड को देखते हैं, इनका जो है स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहा, लिस्टेड एट डिस्काउंट।
सॉरी, तो ये लिस्टेड एट डिस्काउंट रेट पे ये ओपन हुए हमारे पास। और लैक ऑफ बिजनेस क्लैरिटी, देखो भैया धंधा ना अगर सॉलिड हो, मार्केट में साख बनी हो तो रिटर्न अच्छा बुक होता है। तो हर बार ये चीज इंपॉर्टेंस रखती है, और जो लोग मार्केट के जानकार हैं वो एक चीज जानते होंगे, मार्केट में दो तरीके के एनालिसिस होती है। एक टेक्निकल एनालिसिस जिसमें हम लोग चार्ट और वगैरह देखते हैं, और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो जो अच्छे ट्रेडर हैं उनको ये बात पक्के तौर पे पता है भैया कि अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है तो टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट भी उसका बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे हमने सैनको टेक्नोलॉजीज को भी देखा, ओपनड बिलो आईपीओ प्राइस ड्यू टू वीक फाइनेंशियल एंड ओवर वैल्यूएशन कंसर्न्स। शांति ओवरसीज का भी एग्जांपल आया, पुअर पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस, लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड इनकंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये समस्याएं भी हमें कुछ फेल्ड एग्जांपल्स भी इन एसएमईज आईपीओ के साथ मिले हैं। ठीक है, तो देखो रिस्क क्या है एसएमई आईपीओ के साथ, और एक बड़े रेगुलर आईपीओ और एसएमई आईपीओ में जाने में हमें रिस्क कहाँ मिलता है। तो जब भी हम इस तरीके के आईपीओ में जाते हैं जो छोटी कंपनी है, तो आप देखेंगे आपके पास कुछ कंपनियां प्रचार करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं सिंस 1950, सिंस 1895, 50 सालों का भरोसा। तो जो नंबर ऑफ इयर्स बताया जा रहा है ना, ये बता रहा है कि कंपनी कितनी ट्रस्टवर्दी है। एंड स्टार्टअप बिजनेसेस के साथ चैलेंजेस ये हैं कि दे आर एट अ बर्डिंग रेट, वो अभी जिस ग्रो कर रहे हैं बहुत ऊपर तक चलेंगे या फिर धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, इससे कोई भरोसा नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़े से रिस्क हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जल्दी हमें लिक्विडिटी नहीं मिलती, फ्यूअर बायर्स एंड सेलर्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक, देन हाई वोलेटिलिटी, शार्प प्राइस मूवमेंट्स होता है, सटाक से ऊपर सटाक से नीचे। लिमिटेड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ट्रेस करना मुश्किल है भाई, 2 से 3 साल हुआ आया है इनको मार्केट में, तो ये एक दिक्कत है। रेगुलर आईपीओ के साथ क्या होता है, जो अपने पास रेगुलर आईपीओ हैं उनमें एक कंडीशन है कि यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली फॉर 3 इयर्स। बट यहां पे क्या है कि लेट्स से चलो 2 साल भी प्रॉफिटेबल होना चलेगा, अल्टरनेट प्रॉफिटेबल होना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये बात आ जाती है। देन और ये छोटी कंपनियां हैं, इनको ऐसे बहुत 200-500 करोड़ का इनका बिजनेस साइज नहीं है, इनका बिजनेस साइज भी छोटा है, इनके बिजनेस के पैसे की रिक्वायरमेंट भी उतनी बड़ी नहीं रहती। तो हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू रेगुलर आईपीओस, तो इनमें इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो छोटा दिखाई देता है, प्राइस बैंड छोटा दिखाई देता है, और अगर थोड़ा सा भी बाउंस आता है तो हमें जस्ट डबल का मुनाफा हो जाता है। तो ये एक अच्छा चीज भी है, लेकिन ओवरऑल कंपेयर टू रेगुलर आईपीओ में जो है कि इसमें हायर अमाउंट पे करना पड़ रहा, क्योंकि लॉट साइज बड़ा है भाई। उधर 14,000 लगा रहे थे, तो कम से कम 2.25 लाख लगाना पड़ रहा है, 1.25 लाख लगाना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली 14,000 1.25 लाख में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये एक इशू बनता है एक रेगुलर इन्वेस्टर के लिए, जिसके पास छोटी पूंजी है उसके लिए। तो अब सवाल आता है क्या इसमें इन्वेस्ट किया जाए, क्या इसमें सच में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें देता है। देखो यार, इसमें से ना बहुत अच्छे तुमको जो है मल्टी बैगर भी मिल सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से कर जाने से पहले, चूंकि दीज थिंग्स आर रिस्की, ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क। विदाउट कैलकुलेटिंग द रिस्क यू वुड लूज एवरीथिंग। बिना रिस्क को कैलकुलेट किए अगर इसमें आएंगे तो सब कुछ खोना पड़ जाएगा। तो अगर आपका रिस्क एनालिसिस बढ़िया है, अगर आप बिजनेस मॉडल को समझते हैं तो इसमें आइए, इसको स्टडी करिए, आप एनालाइज कीजिए मैनेजमेंट और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आपको लगता है इसमें मुझे कुछ पॉजिटिव साइन मिला है, देन इसमें जाइए। अगर आप चेजिंग हाइप के पीछे नहीं जाते हैं, चेजिंग हाइप समझ रहे हैं, चेजिंग हाइप का मतलब है कि चारों तरफ से गुड 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 न्यूज मिल रहा है सब, जब इतना सारा एक साथ गुड न्यूज मिलने लगे तो मामला कुछ ठीक नहीं है। तो एक मार्केट में अगर ओवर हाइप क्रिएटेड है
तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें बचना चाहिए। वॉरेन बफेट जी का एक स्टेटमेंट है कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। तो जब सारे के सारे लालची होने लगे ना, तब आपको उस स्टॉक से बचना चाहिए, और जब सारे के सारे किसी स्टॉक से डरे हुए हैं तब उसमें आपको लालच बनाना चाहिए। तो अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जबरदस्ती का लोग लालची बन रहे हैं आपके एनालिसिस में, उसमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने स्टडी पे भरोसा कीजिए, मोहल्ले के हल्ले पर नहीं। तो यू आर ओके विद हायर रिस्क फॉर पोटेंशियल हायर रिवॉर्ड्स। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड का चांस भी होता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा है, आप बड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आप इसमें जरूर आइए। तो आज हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है एसएमई आईपीओ और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसका एक बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है। अगर आप इस तरीके के आईपीओ एनालिसिस के ऊपर कुछ डिटेल्ड कंटेंट चाहते हैं तो लिखिएगा डिटेल्ड। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर आपको कुछ मैजिकल कंटेंट दे सकूं, और मेरा बहुत मन है कि मैं आपको आईपीओ एनालिसिस में एआई इंटीग्रेटेड कुछ रिसर्चेस बताऊं और एनालिसिस का तरीका बताऊं। लेकिन उसके लिए आपको मैसेज में डालना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा डिटेल्ड, ठीक है। और इसके अलावा इस तरीके के नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही है हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन। और वीकली एनालिसिस, चार्ट, इंडिकेटर्स, स्टॉक एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, इसको डिस्कस एंड समझने के लिए हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज टाइम टू टाइम अपने वीडियो लेक्चर्स लाती रहती है, जिसमें सागर सर और आशीष सर शामिल हैं। आप चाहे तो उन्हें भी देखें, समझें और उनके साथ अपने आप को ग्रो करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।